हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि वर्तमान की जो समस्या है उसको अगर आपको जानना है तो आपको उसके इतिहास को समझना होगा। बहुत बार इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें इतिहास या तो भुला दिया जाता है, जिनका इतिहास, या उनके इतिहास को भुलवा दिया जाता है। डाइलिबरेटली उन चीजों को हमारे मन और मस्तिष्क दोनों जगह से गायब कर दिया जाता है। ऐसे ही आज एक वर्तमान समस्या और उससे जुड़े इतिहास की हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी कभी दी ही नहीं गई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर, जिस पिछले कुछ सालों से लगातार जो न्यूज में था, जहां पे हमने तरह तरह की घटनाएं देखी, ऐसी घटनाएं जिसने देश को झकझोर के रख दिया। जी हाँ, अगर आप मेरे पीछे खबर देख सकते हो तो आप देखोगे लिखा हुआ है, वीडियो ऑफ वीमेन परेडेड नेक्ड एंड रेप्ड इन मणिपुर स्पार्क नेशनल वाइड आउटरीच। जी हाँ, महिलाओं को निवृत्त करके रोड पे, सड़कों पे निकाला गया। दूसरी जगह आप देखोगे कि वायलेंस इरप्ट्स इन मणिपुर एंड रिकवरी ऑफ बॉडीज, कर्फ्यू इम्पोज, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंडेड। यहां पे आप देखोगे मणिपुर वायलेंस, वाई इज मणिपुर बर्निंग अगेन। तो ऐसा क्या हुआ था मणिपुर में कि जिसके कारण ये संघर्ष, और इस संघर्ष ने, इस आउटरीज ने इस तरीके का रूप ले लिया कि जहां पे महिलाओं के साथ रेप किया गया, हजारों लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए, एक बड़ा संघर्ष हमको देखने को मिला। और उसके बाद आज कुछ ही दिनों पहले हमने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां पे पहुंचे, मोदी जी पहुंचे मणिपुर में, और उन्होंने कहा है कि इन हिज फर्स्ट visit to ethnic conflict hit Manipur, PM मोदी अपील्स टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू चूज पाथ ऑफ पीस। मोदी जी ने क्या कहा है कि हमें शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। और ये उनकी कौन सी विजिट थी? ये पहली विजिट थी इस पूरे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो कुछ अध्याय इतिहास में ऐसे होते हैं, या उस इतिहास के पन्नों को हमसे क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और शायद ये हमारी भी गलती है कि हम उन कभी पन्नों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आप ये सेशन देख रहे हैं मेरा, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सेशन को आप पूरा देखें। मैं किसी भी सेशन से पहले मैं ये नहीं कहता कि मेरे सेशन को आप पूरा देखें। जहां तक आपको लगता है, जिस तरीके से आपको लगता है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस सेशन को आपको पूरा देखने की जरूर आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ इंडियन, मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भारत का एक राज्य, एक इतना सुंदर राज्य जिसकी जिसकी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने उनकी कंपेयर, उस राज्य का कंपैरिजन किसके साथ किया था? उन्होंने कहा था ये भारत का क्या है, गहना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को कंपेयर किया था एक गहने से। तो उस गहने को हमने क्यों उस सुलगती हुई आग में रख दिया? ऐसा क्या कारण हुआ कि सुलगती हुई आग में हमारा वो गहना चला गया है? मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, उसमें खूबसूरत एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा। जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की टूरिज्म की बात करते हैं तो मणिपुर का जिक्र आता है। हिमालय में हम बात करते हैं तो मणिपुर हिल्स का जिक्र आता है। वहां पे जनजातियों का जिक्र आता है, सुंदरता का जिक्र आता है, अच्छी बारिश का जिक्र आता है। तो ये सुलगती हुई आग, ये संघर्ष की कहानी क्या है, आज मैं आपको ए टू जेड उस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप ये जान पाओ कि हाल ही में जो कुकी और मैतेई के बीच में जो आपने संघर्ष देखा, उस संघर्ष के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये संघर्ष केवल कुकी बनाम मैतेई देखना सही होगा, या इसके पीछे और भी कई कारण थे? क्या इसके पीछे भारत सरकार की नेग्लिजेंस इसका कारक था, या इसके पीछे कुछ ऐसे कारक थे जिनकी जड़ कब रोप दी गई थी, जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे? ये सब चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी किसकी, मणिपुर की। मणिपुर का संघर्ष जो एक ऐतिहासिक, उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और कितना बड़ा इतिहास हम लोग देखने वाले हैं आज। हम शुरू करेंगे करीब करीब 1820 से, और हम लोग आएंगे 2024-25 में हुई घटनाओं पर। इससे आप समझ पाओगे कि ये खूबसूरत जो पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, खूबसूरत जो घाटियां आपको देखने को मिल रही हैं, कैसे यहाँ पे चिंगारी भड़की और उसने एक भभकती हुई आग का रूप ले लिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले
हम क्या पढ़ने वाले हैं मणिपुर और क्यों इसे जटिल कहानी कहा जा रहा है, इसको मैं आपको बताता हूं। और इस पूरे सेशन में आप पाओगे कि मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा उद्देश्य क्या है इस मणिपुर हिंसा को पढ़ने का, क्यों मैं आज ये सेशन आपके सामने लेके आऊं। मैं हर एक चीज आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। मणिपुर, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, भारत का गहना कहा था, एक ऐसा राज्य जहाँ पे खूबसूरत घाटियां, पहाड़ियां सदियों पुरानी एक जटिल और दुखद कहानी बयां कर रही हैं। क्या है ये दुखद कहानी का राज और क्या है ये दुखद कहानी? ऊपर से दिखने वाला एक शांत राज्य अपने अंदर कितने सारे घावों को लेके बैठा है, आज हम ये जानेंगे। ये जो संघर्ष है ये कुछ ऐतिहासिक भूलों का नतीजा है, जिससे विभाजनकारी नीतियां थोपी गई जनता पे, और उन विभाजनकारी नीतियों के कारण कुछ जो लोग थे उनके बीच में क्या आ गया, विभाजन आ गया। और उस विभाजन ने ऐसा विध्वंसक रूप धारण कर लिया जिसने पूरे मणिपुर को आग में धकेल दिया। ये प्रस्तुति उन सभी छिपे हुए पहलुओं को उजागर करेगी जो आज तक अनजाने में या जानबूझकर हमारी नजरों से दूर थे। बिल्कुल। और मैं तो ये शब्द हालांकि प्रयोग में नहीं करूंगा कि ये केवल अनजानी तरीके से हमसे दूर रखे गए। मैं तो ये कहूंगा कि ये कुछ ऐसी कहानी है जिसको किसी पार्टी विशेष ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मीडिया हाउसेस ने कभी हम तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम ये भी जानें कि हाल ही में हुई हिंसा केवल एक कानून, एक एक्ट, एक कोर्ट के डिसीजन का इम्पैक्ट नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। आज हम बिल्कुल वो सारी कहानी आप शायद अपने दिमाग में रिवाइज कर पाओगे जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो, कि सब तात्कालिक कारक कुछ हो सकते हैं, लेकिन उन तात्कालिक कारकों के पीछे भी एक बड़ी कहानी छुपी हुई होती है। और बड़ी कहानी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य क्या है, संबोधि सिविल सर्विसेज का उद्देश्य क्या है इस कहानी से? पहला उद्देश्य तो ये है कि वर्तमान में जो मणिपुर में संघर्ष हुआ उसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझाना। साथ ही साथ दूसरा कि यह जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण को भी हम क्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे, ताकि हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि मणिपुर में ये जो संघर्ष हुआ इसका कारण क्या था। और हम उन घटनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे जिन्हें अक्सर मुख्य धाराओं की चर्चाओं में छोड़ दिया जाता है। मुख्य धारा में या मीडिया हाउसेस में या कई बार तो अखबारों में भी ऐसी चर्चा आपको देखने को नहीं मिलती। उस कारण तक हम पहुंच ही नहीं पाते कि क्यों ये संघर्ष हुआ। और आप देखोगे ये डेलिब्रेटली किया जाता है। क्यों? अगर यही घटना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुई होती तो मीडिया हाउसेस और सरकार में हो हल्ला हो जाता। क्यों हो जाता? लोकसभा में केवल 2 सीटें कहां से आती हैं? मणिपुर से आती हैं। 2 सीटों के पीछे इतना हल्ला शायद सरकार को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मणिपुर की आवाज को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। क्या ये आज ही ऐसा हो रहा है? नहीं, आप पाओगे आज नहीं, देश आजाद हुआ था तब भी हमने कुछ ऐसी गलतियां की कि उनका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिशर्स उन जड़ों को वहां पे बो गए, उन बीजों को वहां बो गए, जिससे इतना भीषण आपने देखा संघर्ष होता हुआ आपको देखने को मिला। बात करते हैं कहानी की शुरुआत। और कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग कब? हम पहला चरण जो हम देखेंगे वो 1820 से 1891 तक देखेंगे। क्यों 1891 तक देखेंगे? क्योंकि 1891 के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स की क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि साहब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले मणिपुर में क्या हालात थे, मणिपुर में कौन लोग रहा करते थे और किस तरह की जनसंख्या और उन पे जो शासन हुआ करता था वो कैसा था। तो सबसे पहले आप देखो 1891 में ब्रिटिश के आगमन से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र और संप्रभु क्या था? राज्य था। ये राज्य अपनी संस्कृति के लिए, अपने इतिहास के लिए, साथ ही साथ एक एकीकृत राजशाही के लिए जाना जाता था। यहाँ पे एक ही राजा हुआ करता था और उस एक राजशाही के तहत ही आपको घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। ये शब्द याद रखना कि पहाड़ी और घाटी। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब आप
ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में बताया जाता है कि साहब ये जो मणिपुर वाला जो इलाका है, यहाँ पे आपको पूर्वांचल हिमालय देखने को मिलेगा। और हिमालय अगर है तो वहाँ पे पहाड़ होंगे, पहाड़ जहाँ पे हैं वहाँ पे घाटियां भी होंगी। तो आप देखोगे कि दो यहाँ पे समुदाय रह रहे हैं, या कुछ समुदाय इस तरीके से विभाजित हैं कि कुछ लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग घाटियों में रह रहे हैं, और कुछ लोग कहाँ रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं। ठीक है। और दोनों ही लोग जो घाटी में रह रहे हैं और जो पहाड़ी में रह रहे हैं, इनके ऊपर एक ही राजा क्या कर रहा है, राज कर रहा है। और यह संतुलन किसका संतुलन, सह अस्तित्व का, आपसी सम्मान का और पारंपरिक समझौते से क्या हुआ, ये विकसित हुआ। ये संतुलन की पहाड़ी लोग और घाटी में रहने वाले लोग क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे और एक ही राजशाही के तहत वो रहेंगे। राजशाही दोनों क्षेत्रों के बीच की क्या थी, कड़ी थी, जो एक साझा पहचान और इतिहास को दर्शाती थी। इसका मतलब वहां पे जो किंग हुआ करता था उस समय, वो दोनों को ही, उनकी प्रजा दोनों थी, घाटी में रहने वाले लोग भी उनके लिए प्रजा थे और पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी उनके लिए प्रजा थे। पहाड़ी जनजातियां, अभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहाड़ी जनजातियां, यहाँ पे एक जनजाति की बात नहीं की रही है, यहाँ पे जनजातियों की बात की जा रही है। मतलब एक से ज्यादा जनजाति आपको देखने को मिली। पहाड़ी अपनी आंतरिक स्वायत्ता बनाए रखती थी। मतलब सरकार, जो राजा था उसका शासन तो था, राजशाही तो थी, लेकिन पहाड़ी लोगों के लिए क्या दी गई थी, एक स्पेशल चीज दी गई थी, उसका नाम था आंतरिक स्वायत्ता बनाए रखी थी। लेकिन वे मैतेई राजा के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार करते थे, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हुआ। अब फिर से इस लाइन को पढ़ना, लेकिन वे मैतेई राजा के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार करती थी, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हुआ। मतलब चाहे पहाड़ पे रह रहे हो, चाहे घाटी में रह रहे हो, दोनों ही लोग किसकी बात माना करते थे, राजा की बात माना करते थे। जो घाटी में रहा करते थे उस समुदाय को कहा जाता था साहब मैतेई। क्या कहा जाता था, मैतेई जो जनजाति कहाँ रहती थी, ये रहती थी घाटी पे। इस व्यवस्था में जनजातियां राजा को कर या उपहार देती थी, और राजा इसके बदले में पारंपरिक भूमि और प्रथाओं को संरक्षित करने का वादा करता था। जैसे हमेशा राजतंत्र में होता है कि राजा आपसे क्या लेगा, कर लेगा, और इसके बदले में राजा क्या कहेगा कि मैं आपको प्रोटेक्ट करके रखूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो हर तरीके से होती थी, चाहे बाहरी आक्रमण से हो, चाहे आपकी संस्कृति की रक्षा हो, और चाहे आपकी भूमि और प्रथा की क्या हो, रक्षा हो। तो राजा दोनों ही, चाहे पहाड़ियों की बात की जाए, चाहे घाटी में रहने वाले लोगों की बात की जाए, दोनों को ये क्या करके रखता था, प्रॉमिस करके रखता था। अब जिस समुदाय की हम बात कर रहे थे कि जो कहाँ रहता है, सब घाटी में रहता है, उस समुदाय का नाम क्या है, मैतेई उस समुदाय का नाम है। ठीक है। ये मणिपुर के मूल निवासी हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैतेई मणिपुर के मूल निवासी हैं, और ये सनातन धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। और कहाँ रहते हैं, घाटियों में रहते हैं। अच्छा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इम्फाल भी कहां पर है, उस घाटी में बसी हुई है। इसका मतलब घाटी में आपको यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे। और कौन से लोग देखने को मिलेंगे, मैतेई लोग आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जिस इलाके में रहते हैं, घाटी कैसा इलाका है, एक मैदानी इलाका है। अच्छा, लेकिन मणिपुर की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो आप पाओगे मणिपुर में केवल 10% के आसपास कैसा इलाका है, मैदानी इलाका है। बाकी कैसा इलाका है, 90% के आसपास पहाड़ी इलाका है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो मणिपुर का मूल समुदाय कहूं या इंडिजिनियस पॉपुलेशन कहूं, जो मैतेई है, ये केवल कितने प्रतिशत उसके एरिया में रह रही है, केवल 10% एरिया में निवास कर रही है। इनकी अपनी खुद की समृद्ध संस्कृति थी, इनकी भाषा थी, साथ ही साथ इनका एक प्राचीन धार्मिक परंपरा, जिसको हम सनातन धर्म कहते थे, उसको ये मानते थे। ठीक है। और इसी से मणिपुर का इतिहास आगे बढ़ रहा था, मणिपुर का जो संस्कृति थी वो आगे बढ़ रही थी। मैतेई समुदाय ने हमेशा ही सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का केंद्र बिंदु बनाया और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है। ठीक है। तो मणिपुर में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस आपको किस समुदाय को देखने को मिलेगा, मैतेई का देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये भी समझिएगा कि चूंकि ये मैदान में निवास करते थे, ये घाटी में निवास करते थे, तो इनके लिए सबसे अच्छा साधन क्या होगा, सबसे अच्छी आर्थिक गतिविधि क्या होगी करने के लिए, तो आप कहोगे सब मैदानों में तो क्या होती है, सबसे अच्छी जो आर्थिक गतिविधि है वो कृषि है। तो मैतेई समुदाय कौन सी गतिविधि करता होगा, चूंकि मैदान में रहता है तो ये कृषि किया करते थे। उनका कृषि आधारित समाज था और पहाड़ी समुदायों से ये अलग थे। क्यों, क्योंकि पहाड़ी समुदाय, हमने अब कई बार, आपको अगर याद है तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि भारत में उत्तर पूर्वी भारत की अगर अपन बात की जाए तो वहां पे झूम कल्टीवेशन होता है, जिसमें
कर्तन और दहन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। तो पहाड़ी समुदाय हैं कि भाई आज यहाँ पर हैं, दूसरी जगह आप देखो कुछ दिनों बाद वो कहीं और मिलेंगे। या फिर वो कैसे होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, शिकार वो करते हैं। लेकिन ये जो मैतेई जो जाति है, मैतेई जो समुदाय है, चूंकि मैदानी इलाकों में रहता है, यहाँ पे कृषि करना बहुत आसान है, तो इनका जीवन कैसा था, कृषि आधारित था। चूंकि कृषि आधारित जीवन है तो आप देखोगे इनकी एक विकसित सामाजिक व्यवस्था थी, इनके पास कला थी, साहित्य थी और खेल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली पोलो गेम ये खेला करते थे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मणिपुर में देखो, मणिपुर में अब आपको दो प्रकार के समुदाय देखने को मिल रहे हैं। एक तो साहब जो घाटी में रह रहे हैं, एक जो पहाड़ों में रह रहे हैं। जो घाटी में रह रहे हैं वो केवल 10% इलाके में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। इसका मतलब मैतेई समुदाय की जो जनसंख्या है वो ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि पहाड़ों के मुकाबले मैदानी इलाके में या घाटी के वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या ज्यादा होती है। जैसे अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, कृषि जैसी गतिविधियां आसानी से की जा सकती हैं। इसका मतलब 10% जो क्षेत्रफल है उस पे अधिक जनसंख्या क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, और जो कौन से समुदाय से आ रही है, मैतेई समुदाय से आ रही है। आगे चलते हैं। एक दूसरा समुदाय जिसको आप कह रहे हो साहब कुकी समुदाय। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कुकी कोई अकेला समुदाय नहीं है, इसमें बहुत सारी जनजातियां क्या हैं, मिलती हैं। ये चीन, कुकी और मीजो समूह की जनजातियों का एक संग्रह है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे चीन, कुकी और मीजो समुदायों का एक संग्रह है। अच्छा, ये लोग कहाँ पे रहते हैं? तो ये लोग आप सदियों से देखोगे तो म्यांमार, बर्मा और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में रहते थे, साथ ही साथ मणिपुर की पहाड़ियों में अपना प्रवास करते थे। तो ये लोग कहां पे रहते हैं? पहाड़ियों पे रहते हैं। और मैतेई लोग कहां रहते हैं? घाटी में रहते हैं। अच्छा, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कुकी और मैतेई ये सांस्कृतिक तौर पे एक दूसरे से क्या है, अलग अलग लोग हैं। ये एक दूसरे में समान इनकी संस्कृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनकी संस्कृति मुख्य रूप से पहाड़ियों से जुड़ी है और ये इन क्षेत्रों के क्या है, संरक्षण है। जैसे हमने हमेशा देखा है कि जनजातियां क्या करती हैं, जनजातियां अपने जंगल को, अपने वन को बचाने का काम करती है, एक संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं। उसी तरीके से ये कुकी जो लोग थे क्या करते थे, अपने वनों का संरक्षण किया करते थे। साथ ही साथ वे पारंपरिक रूप से शिकारी, संग्राहक और झूम खेती करने वाले किसान थे। क्यों? क्योंकि इनको पहाड़ों पे खेती करनी है, इनके पास घाटियों में रहने का ऑप्शन नहीं है, पहाड़ों पे रह रहे हैं। तो या तो ये शिकार करेंगे, अगर खेती करेंगे तो कैसी खेती करेंगे, झूम खेती करेंगे। इनका जो जीवन है, जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और ये प्राकृतिक संसाधन कहां से लिया करते थे? इनका मुख्य रूप से जो इनका जीवन था वो किस चीज पे निर्भर था? पहाड़ियों पे निर्भर हुआ करता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मैतेई राजाओं के साथ पारंपरिक समझौतों के तहत रहते थे और उनकी स्वायत्तता को मानते थे। इसका मतलब ये उनकी राजशाही को मानते थे और उस राजशाही ने इनको अपनी आंतरिक स्वायत्तता, कि भाई आपको इंटरनली कैसे रहना है ये आपका मतलब है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? राजा का है। और राजा इसके बदले आपसे क्या लेगा? कुछ मात्रा में आपको टैक्स देना पड़ेगा या कुछ उपहार आपको राजा को देने पड़ेंगे। और कुकी समुदाय की अगर अपन बात करें तो ये आपस में इंटरनली इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो यहाँ पे हमको सामंती व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब एक सामंत था और वो सामंत किसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेता था? किंग के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेता था। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि कुकी समुदाय एक बड़ा समूह है जिसके भीतर कई उप जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। अब दिमाग में एक चीज तो क्लियर हुई गई साहब, कुकी जनजाति क्या है और मैतेई जनजाति क्या है। तो कुकी बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी उप जनजातियां मिलेंगी, जिसमें चीनी, कुकी और मीजो समूह की जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, अक्सर जब आप मणिपुर के बारे में बात करोगे तो ये दो जनजातियों के बारे में तो आप कई बार आपने सुना भी होगा, लेकिन एक ग्रुप को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये है नागा समूह। अब नागा समूह के बारे में आपने सुना होगा कि नागालैंड जब बना और नागालैंड बनाने में इन लोगों का बड़ा क्या रहा, योगदान रहा, बहुत संघर्ष किया नागालैंड बनाने में, सारी कहानी आपको पता होगी। लेकिन मणिपुर में नागा समुदाय का कैसा रिलेशन है उसको भी हम समझते हैं। नागा समुदाय कुकी की तरह कई जनजातियों का एक संग्रह है जिसमें अलग अलग जनजाति मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगा तांगखुल, आपको मिलेगा जलियाग्रोंग, मायो, सेमा जैसी जनजाति यहाँ पे शामिल हैं। और ये कहां पे रहते हैं? ये भी
पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी ये जो लोग हैं, जो पहाड़ी लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये भी मणिपुर के राजाओं की राजशाही तो मानेंगे, लेकिन इनको राजाओं ने क्या दे रखी होगी? इनकी आंतरिक स्वायत्तता दे रही होगी। इनकी अपनी खुद की अनूठी संस्कृति है, पारंपरिक प्रथाएं और सामाजिक संरचनाएं हैं। नागा समुदाय में भी मैतेई राजाओं को के अधिकार को एक हद तक स्वीकार किया था, लेकिन अपनी आंतरिक स्वायत्तता को बनाने के लिए रखने के लिए वो स्वतंत्र थे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कुकी के साथ था, यहाँ पे नागाओं के साथ भी बिल्कुल वैसा था। नागाओं की राजनीतिक आकांक्षाएं बहुत पुरानी है। वह एक नागालैंड की मांग करते रहे हैं, जिसमें मणिपुर के नागा बहुल क्षेत्र भी शामिल है। नागालैंड, बोडोलैंड, ये समस्या आपने सुनी होगी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलती है। यह मांग उनके और अन्य समुदाय, विशेष रूप से मैतेई और कुकी के साथ संघर्ष का एक प्रमुख कारण रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नागालैंड अपने खुद की क्या किसकी मांग करते हैं कि भाई हमारा खुद का एक अलग राज्य होना चाहिए, जिसमें केवल नागा क्या करें, निवास करें। उस समय भी ये मांग होती थी कि जो मणिपुर में, जहाँ पे नागा बाहुल्य क्षेत्र है, जो मणिपुर के राजा के अंतर्गत आ रहा है, ये जो प्रदेश है ये भी किसके साथ आ जाए? नागालैंड के साथ आ जाए। इससे क्या होता था कि कुकी और मैतेई, ये दोनों ही लोग किसके अगेंस्ट में रहते थे? नागाओं के अगेंस्ट में रहते थे कि भाई ये कुछ पहाड़ी क्षेत्र लेके चले जाएंगे और कुछ घाटी वाला क्षेत्र भी लेके चले जाएंगे। कहां पे वो पहुंच जाएगा? मणिपुर से हटके नागालैंड में पहुंच जाएगा। तो ये तीसरा समुदाय के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, और एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया। 1990 के दशक में आप देखोगे तो नागालैंड से संबंधित एक बड़ा संघर्ष हमने देखा है। अब मैतेई कुकी नागा संबंधों की जो पारंपरिक प्रकृति है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम ये तो जान गए कि साहब पहाड़ी क्षेत्र पे कौन रहता है और घाटी क्षेत्र में कौन रहता है, लेकिन शुरुआती दिनों में आप देखोगे 1820 के आसपास तो मैतेई जो राजा थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका इतना अच्छा था कि ये प्रॉब्लम वहां नहीं हो रही थी कि कुकी और मैतेई या नागा एक दूसरे से क्या करें? संघर्ष करें। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि मैतेई पे तो डायरेक्ट कंट्रोल था, क्योंकि घाटी पे रहा करते थे। और कुकी और नागाओं के लिए क्या दे रखी थी सुविधा कि भाई आप आंतरिक स्वायत्तता आपकी है और मैं आपकी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। यह संबंध अक्सर पारंपरिक समझौतों पर आधारित था, जहां पहाड़ी जनजातियां राजाओं को कर या उपहार देती थी। अच्छा, ये जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? कि भाई आपको अगर कृषि, आपको अगर खाने का सामान चाहिए तो घाटी में होगा, और वहां पे मैतेई समुदाय रह रहा है। लेकिन कृषि के अलावा भी आपको फर्नीचर के लिए क्या चाहिए? आपको घर बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए, और वो लकड़ियां कहाँ से आएंगी? वो जंगल से आएंगी। बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो केवल कहाँ मिलेंगे? आपको जंगलों में देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही जनजातियां अगर लड़ेंगी तो दोनों ही एक दूसरे का लाभ नहीं उठा पाएंगी। तो इसलिए एक पारंपरिक और एक पारस्परिक समझौता हमने देखा किसके बीच में? घाटी वाली जनजातियों के बीच में और पहाड़ी जनजातियों के बीच में। राजा बदले में उनकी आंतरिक स्वायत्ता और पारंपरिक कानूनों का सम्मान करता था। मैतेई और पहाड़ी समुदाय के बीच शादियां और अन्य सामाजिक संबंध भी होते थे, और उनके संबंधों को इससे और मजबूत किया जाता था। तो मतलब बहुत अच्छा रिलेशन हमने यहाँ पे देखे। ये समझना आवश्यक है कि ये संबंध सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन इसमें पूरी तरह से समानता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैतेई राजाओं की सत्ता सर्वोच्च थी। तो ये बात भी ध्यान रखना कि हाँ, सब लोग खुश थे, लेकिन ये समझो कि राजा कौन से समुदाय से आ रहा है? मैतेई समुदाय से आ रहा है। अब ये हमेशा आप देखोगे, लोकतंत्र को अगर बात छोड़ दी जाए तो राजतंत्र में ये स्वाभाविक है कि जिस समुदाय से आप आ रहे हो उसका आप क्या करोगे? फेवर करोगे। तो शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या कैसी नहीं थी? समानता नहीं थी ये व्यवस्था। फिर भी एक ऐसी व्यवस्था थी कि ब्रिटिश के आगमन से पहले इसने राज्य को, मणिपुर को क्या कर रखा था? एक धागे में पिरोया हुआ था। ये मोती अलग अलग टूट के बिखर नहीं रहे थे। ठीक है, ये बात करी हमने 1820 से 1891 की। ठीक है, मैतेई राजाओं के शासन में घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में राजनीतिक एकता को बनाए रखा। हालांकि कभी कभी इन क्षेत्रों के प्रशासन अलग अलग थे। मैतेई राजाओं पर घाटी का सीधा नियंत्रण था, जबकि पहाड़ियों पर उनके अपने प्रतिनिधि हुआ करते थे। हमने देख लिया कि आंतरिक स्वायत्तता हुआ करती थी। इस प्रशासनिक दूरी के बाद भी सामाजिक और राजनीतिक अलगाव की नींव रखी। ठीक है, कुछ अलगाववाद यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अलगाववाद इतना बड़ा नहीं था कि क्या हो जाए? दोनों के बीच में संघर्ष हो जाए, दोनों लोग आपस में क्या हो जाए? भिड़ जाएं। दो एक दूसरे पर निर्भरता बनी थी, क्योंकि पहाड़ी लोग व्यापार के लिए घाटी पर निर्भर थे और घाटी के लोग पहाड़ों से लकड़ी व अन्य संसाधनों पर निर्भर थे। तो जैसे हम कहते हैं एनवायरमेंटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों लड़ नहीं रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब
यहाँ पे सबसे दुष्ट प्राणी जिसको कहोगे वो उनका क्या होता है, उनकी एंट्री होती है, कब होती है, वो 1891 में उनकी एंट्री होती है। क्यों दुष्ट प्राणी कहूंगा? पहली चीज तो बहुत लोगों से आपने सुना होगा और बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री के टीचर से मैंने सुना है कि ब्रिटिशर्स भारत में कुछ बहुत अच्छा करने आए थे, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा किया। स्पेशली जैसे कभी राजस्थान के टीचर्स को आप सुनोगे तो कहेंगे कि साहब हमारे राजस्थान में तो कभी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसे बहुत बहुत एग्जांपल्स आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के टीचर्स स्पेशली क्या बात कर देते हैं कि अंग्रेजों ने कई चीजें बहुत अच्छी की, जैसे बात करें रेलवे की, बात करें उस समय के टेलीग्राफ सिस्टम की बात करें, बहुत सारी चीजें करी, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा कि 1891 में एक धूर्त व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति की भारत में या मैं कहूं मणिपुर में एंट्री हो जाती है, और ये लोग थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स समझो क्यों नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स को इस समय दौर है, क्या चाहिए वहां पे, जंगल है बहुत ज्यादा, और जंगलों से क्या मिलेगा उनको, टिम्बर मिलेगा, क्या मिलेगी, लकड़ी मिलेगी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का उनको अपने देश में किसकी जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है। तो लकड़ी, जंगल काटने के लिए किसकी जरूरत है उनको, नॉर्थ ईस्ट की जरूरत है। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे उत्तर पूर्वी राज्य नीचे म्यांमार तक कौन पहुंच गए थे, ब्रिटिशर्स पहुंच गए थे। तो 1891 के आसपास आप देखोगे क्या लड़ा जा रहा है, एंग्लो मणिपुर युद्ध लड़ा गया। अच्छा, यह युद्ध मणिपुर की संप्रभुता को इसने क्या कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और संप्रभुता जो पहले मैतेई राजाओं के पास हुआ करती थी, अब पावर किसके पास चली गई है, ब्रिटिशर्स के पास चली गई है। इस युद्ध के कारण उन्हें राज्य पर कब्जा करने का मौका मिल गया, जिससे एक नए युग की शुरुआत होती है, जहां पे आपको उपनिवेशवाद और शोषण दोनों आपको देखने को मिलेगा। यह हार मणिपुर के लोगों के लिए गहरा भावनात्मक घाव था, जिसने उनकी गौरवशाली पहचान को ठेस पहुंचाई। क्योंकि सब गौरवशाली इतिहास था। हमेशा से कौन राज कर रहा था, मैतेई राजा। अब मैतेई राजाओं के हाथ में से पावर कहां चली गई, ब्रिटिशर्स के पास चली गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा ना कि साहब मैसूर में क्या हुआ, मराठाओं के साथ क्या किया, बंगाल के साथ क्या किया, सिंध में क्या किया। हालांकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि मणिपुर में क्या किया। आप में से बहुत सारे लोग मॉडर्न हिस्ट्री के हो सकते हो आप धुरंधर हो, लेकिन आपने ये कभी चीज पढ़ी नहीं होगी, एंग्लो मणिपुर युद्ध हुए। आपने एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, आपने एंग्लो सिंध युद्ध के बारे में, आपने एंग्लो अफगानिस्तान के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने ओपियम वॉर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन कभी हमारे इतिहास की किताबों में और मुख्य धारा में कभी बताया नहीं गया कि एंग्लो मणिपुर वॉर भी हुए। चलो अब समझ में आ गया कि 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुए। जिस तरीके से हर बड़े राज परिवार को अंग्रेजों ने हराया, और राज परिवारों को अंग्रेजों में हराने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी वो राज परिवार खुद। क्यों? क्योंकि उन राज परिवारों में हमने देखा क्या चलती थी, पावर को लेकर टसल चला करती थी कि सब, हर इंसान चाहता है कि मैं राजा बनूं, मेरे पास ज्यादा पावर रहे। बिल्कुल यही कारण कहां पे मिले आपको, मणिपुर में देखने को मिले कि आंतरिक जो संघर्ष था राज परिवारों का के सदस्यों के बीच में, उसका लाभ किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। और उन्होंने बिल्कुल वही काम किया, फूट डालो और राज करो वाली राजनीति। उस समय मणिपुर में राज सिंहासन के लिए राजकुमारों के बीच क्या चल रहा था, आपसी संघर्ष चल रहा था। तो ये ग्रेवी आपको हर एक भारत के राज्य में देखने को मिलेगी जहां जहां पे अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने मणिपुर के राजनीतिक एजेंट फ्रैंक गेहम के माध्यम से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। हमेशा आप देखो सेम ग्रेवी मिल रही है जो मराठाओं के साथ किया था, जो मैसूर में किया कि साहब क्या बैठा है, राजनीतिक एजेंट, नाम क्या है, फ्रैंक ग्रेहम, और इसने क्या करना शुरू कर दिया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और फूट डालो राज करो की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण हमें यहां देखने को मिलता है। इस युद्ध के बाद उन्होंने मणिपुर के राजा को पदच्युत कर दिया और एक कठपुतली सरकार स्थापित की। बिल्कुल बंगाल जैसा कुछ कुछ नजर आ रहा है, दिख रही है सब कुछ। रॉबर्ट क्लाइव जो करके गया था वो सब चीजें आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगी। उन्होंने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सैन्य शक्ति और कूटनीतिक दोनों का उपयोग किया, जैसा हर जगह ब्रिटिशर्स ने किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कैसे लोग थे, धूर्त लोग थे, दुष्ट लोग थे। वो तीन चीजों के लिए हमारे यहाँ आए थे। वो तीनों चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, 3G आपको याद रखना होगा, ठीक है।
इसके बाद ये हुआ कि मणिपुर अब एक स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि किसके अधीन आ गया? ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया है। ये एक रियासत बन गई जिस पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंटों का सीधा नियंत्रण था। तो हमें पता है कि जब भी कोई रियासत बनती थी तो वहां पे कौन बैठा करता था? एजेंट बैठा करता था। यहाँ के पारंपरिक राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से क्या करने की कोशिश की गई? बदलने की कोशिश की, और अल्टीमेटली सफल भी कौन हो गए? अंग्रेज सफल हो गए। ब्रिटिशों ने मणिपुर के पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था को तोड़ दिया, जिससे घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच का संतुलन बिगड़ गया। वो संतुलन जो मणिपुर की राजशाही ने पिछले कई सालों से, कई दशकों से क्या किया हुआ था? समन्वित किया हुआ था। उस संतुलन को ब्रिटिशर्स ने आते ही उस संतुलन को क्या कर दिया? खराब कर दिया। इस विखंडन ने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। कौन सी खाई? कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग और घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग, इसका मतलब कुकी और मैतेई के बीच की खाई, यहां से अब आप देखोगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसने एक ऐसी नई व्यवस्था को जन्म दिया जहां पे दोनों समुदाय कानूनी रूप से अलग अलग देखे जाने लगे, प्रशासनिक रूप से एडमिनिस्ट्रेशन उनका अलग अलग होने लगा। किस तरीके से? अब कौन सी नीतियां थी उसको समझते हैं कि भाई दो अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। किसको? मणिपुर को। घनी आबादी वाली घाटी और विरल आबादी वाली पहाड़ियां। ये कहा गया साहब मणिपुर को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। कौन कौन से पार्ट? एक वो पार्ट जहाँ पे पहाड़ है, और पहाड़ में क्योंकि जनसंख्या कम है तो इसको अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, और एक घाटी वाला हिस्सा जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है इसको अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा। एक ऐसी नीति थी कि हम देख रहे हो कि कानूनी रूप से और प्रशासनिक रूप से दोनों समुदाय बट गए हैं। पहले एकीकृत रूप से दोनों का प्रशासन एक राजा किया करता था, दोनों पे समान रूप से नीतियां लागू होती थी, लेकिन यहाँ पे वो चीजें क्या हो गई? अलग हो गई। और घाटी क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश प्रशासन में रख दिया, लेकिन जो कौन थे? पहाड़ी क्षेत्रों के लोग थे, उनको क्या दे दी गई? स्वायत्तता दे दी गई। अब आप समझो कि पहले एक ही जैसे लोग जो जो एक ही समान शासन प्रणाली में रह रहे हैं, एक उनका राजा है। अब क्या हुआ? राजा बदल गया, ब्रिटिशर्स आ गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कुछ लोगों को तो स्वायत्तता दे दी, लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जो लोग डायरेक्टली कंट्रोल में आए, क्या वो इस बात से खुश होंगे कि वो राजा के समय में हम दोनों एक समान ट्रीट किए जाते थे, लेकिन अब क्या किया गया है? पहाड़ी वाले लोगों को तो स्वायत्तता दे दी और हम लोगों से सब चीजें क्या कर ली? छीन ली गई हैं। और ये जो विभाजन था केवल प्रशासनिक और कानूनी नहीं था, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक दूरियां भी बनने लगी, जिससे सदियों पुराना सामंजस्य क्या हो गया? टूट गया। पहाड़ी क्षेत्रों को स्वायत्त मानकर उनका प्रबंधन आसान हो गया, लेकिन क्या हुआ? मैतेई समुदाय सीधे किसके कंट्रोल में आ गया है? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया है। नियंत्रण सुविधा, फूट डालो और राज्य करो की नीति कैसे लागू करते हैं, ये भी समझते हैं। इस विभाजन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित करना। क्या चाहते थे? कि पूरे राज्य को तोड़ दो, जितने अलग अलग हिस्से हो जाएंगे उतना आसानी इनको कंट्रोल करना हो जाएगा। तो एक राज्य अगर एक ही रहता तो अब एडमिनिस्ट्रेशन करना कंट्रोल होता। कोई भी अगर आवाज उठाता तो पूरा राज्य एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाता। लेकिन अब पहले ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो शक्ति संगठन में थी उसको क्या कर दिया इन्होंने? तोड़ दिया। दूसरी चीज, दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्रों को स्वायत्त मानकर उनका प्रबंधन आसान कर दिया। ब्रिटिशर्स ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को अपनी पारंपरिक पहचान और कानून बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन बदले में वह उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे। अभी मैंने आपको बताया था जो कुकी जनजाति थी, नागा जनजाति थी, वो वनों के संरक्षक थी। इनको क्या कहा? इनको अगर आपको याद है एक पॉलिसी स्टिक एंड कैरेट की, तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको कैरेट दी कि साहब हम आपको स्वायत्तता दे रहे हैं। स्टिक क्या दे दी? स्टिक ये दे दी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास है, अब उनका कंट्रोल किसके पास रहेगा? ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। इस विभाजन ने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जब मैतेई समुदाय को उनके अपनी भूमि पर ही अधिकार सीमित हो गए, और उनको इस बात का क्या सताने लगा? डर सताने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक राज्य को विभाजित होते हुए देख रहे हो। वो राज्य जिसकी कहानी शायद अभी तक नहीं पढ़ी थी, आपने मराठा पढ़े, आपने मैसूर पढ़ा, आपने सिंध पढ़ा, लेकिन मणिपुर नहीं पढ़ा। अब क्या चीज पैदा हुई? इससे एक खाई पैदा हुई। किसके बीच में? दो समुदायों के बीच में। कैसे हुई?
इसने मणिपुर स्टेट हिल पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1947 जैसे कानूनों के माध्यम से एक ऐसी कानूनी खाई पैदा हो गई जिसमें मैतेई पहाड़ियों में और जनजातियों को घाटी में बसने के अधिकार को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब ये कहा गया साहब कि जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं तो कहीं पे भी बस सकते हैं, चाहे पहाड़ पे चाहे घाटी पे चाहे, लेकिन जो लोग घाटी में रहते हैं वो लोग केवल घाटी में रह सकते हैं, वो लोग पहाड़ों पे जाके नहीं बस सकते। इसने एक ही राज्य के भीतर दो अलग अलग नागरिक श्रेणियां बना दी। मैतेई जो बहुसंख्यक थे, ये ध्यान रखना कैसे हैं, बहुसंख्यक थे, अपने राज्य में कितने प्रतिशत में, केवल 10% क्षेत्र में हैं, जबकि जनजातियों का पूरे राज्य में कहीं भी जमीन खरीदने की इनकी अनुमति थी। कौन सा एक्ट है ये? मणिपुर स्टेट हिल पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1947 का ये एक्ट है। ये एक्ट ध्यान रखना है, इसके प्रोविजन याद रखना। अब देखेंगे कैसे स्वतंत्र भारत में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यह भेदभाव आने वाले समय के लिए गंभीर भूमि का विवाद क्या हुआ, उस विवाद का कारण बन गया कि एक जनजाति जो कहाँ रह रही है, पहाड़ पे रह रही है, ये तो कहीं पे भी क्या कर सकती है, अपनी जमीन खरीद सकती है, जाके रह सकती है, लेकिन वो जाति जो घाटियों में रह रही है वो कहीं पे भी जाके अपनी जमीन नहीं खरीद सकती। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेज भारत में आए, उसके पीछे वजह थी 3G। और ये 3G का कारण क्या था? ये था गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। अब भाई क्या लेकर आए थे? सबसे पहले तो सोना, पैसा चाहिए था, बहुत ज्यादा सोना चाहिए था, ग्लोरी की हम सबसे महान है, और सबसे प्रमुख कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। भारत में हर जगह आप देखोगे क्या करने की कोशिश गई, ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की गई। चाहे 1498 से आप देखोगे जब वास्को डी गामा के कदम भारत में पड़े, उसी समय से आप देखोगे कि जो पुर्तगाली कॉलोनीज आगे बनेंगी, स्पेशली आप गोवा की बात करोगे, आप पुदुचेरी की आप बात करोगे, केरल की आप बात करोगे, कैलीकट पे सबसे पहले पहुंचा तो वहां पे किसका प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया? क्रिश्चियनिटी का। वही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहां पे होना शुरू हो गया? मणिपुर में होना शुरू हो गया। आप हर जगह देखोगे तो एक चीज कॉमन नजर आएगी कि जो भी जनजातीय श्रेणी के लोग हैं, जो ट्राइबल जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या करने की कोशिश की कि हम आपको स्वायत्तता देंगे, आप एक चीज कबूल करो हमारी, क्या कि आप अपना धर्म परिवर्तित करके किस में हो जाओ। आप लोग जो जो भी धर्म आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हो, सनातनी धर्म फॉलो कर रहे हो, या XYZ जो भी आप चीज फॉलो कर रहे हो, उस चीज को छोड़ के आप क्या अपना लो? क्रिश्चियनिटी अपना लो। जनजातीय लोग हैं, इनकी खुद के कस्टम से, उनकी खुद की प्रथा थी, और वो प्रथा आप देखोगे काफी हद तक सिमिलर थी किसके साथ? सनातनी जो धर्म था उसके साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल उस सनातन धर्म को छोड़ के किस में जाने के लिए कहा जा रहा है? ईसाई धर्म में जाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सब चीजें की गई, प्रलोभन दिए गए, दंड दिया गया। और क्या होगा अब? जैसे जैसे जो पहाड़ी के लोग हैं वो कौन सा धर्म अपनाने की कोशिश करेंगे? क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट होना शुरू होंगे। और घाटी के लोग जो अभी भी हिंदुइज्म को मान रहे हैं, इन दोनों के बीच में अब जो सांस्कृतिक खाई है वो भी लगातार क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझते हैं इसको। देखो, ब्रिटिशरों ने ईसाई मशीनरों को पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने की पूरी छूट दी। इन्होंने कैसे एंट्री ली? इसको समझो। पहाड़ी जनजातियों के बीच शिक्षा और चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करने के बहाने इन्होंने प्रवेश लिया कि हम आपको क्या देंगे? अच्छी चिकित्सक सेवा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देंगे। और ये धर्मांतरण केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया भी थी, जिसने जनजातियों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाने में मदद की। अब लोगों को आपने क्या दे दी? कैरेट दे दिए कि साहब हम आपको अच्छी शिक्षा दे देंगे, अच्छी चिकित्सा दे देंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको स्वायत्तता भी दे रखी है। तो अब वो लोग किसके अधीन आ गए? पूरे रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। इस प्रक्रिया ने पहाड़ियों में एक नया संगठित और शिक्षित समुदाय तैयार कर लिया, जो मैतेई समुदाय से सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अलग था। तो पहले आप देखोगे संस्कृति अलग अलग थी, पर बहुत सारी चीजें कॉमन थी। मैंने आपको बताया कि विवाह भी होते थे, लेकिन अब पहाड़ी जो क्षेत्र में है वहां पे लोग क्या हो गए? वहां पे एक नया संगठन इन्होंने तैयार कर दिया, जो मैतेई लोगों से सांस्कृतिक तौर पे एकदम क्या था? अलग था। मिशनरियों ने पारंपरिक जनजातीय प्रथाओं और धर्मों को क्या बता दिया? अंधविश्वास बता दिया, और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। तो बहुत सारे लोग इसमें परिवर्तित हो गए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और ईसाई धर्म में वो परिवर्तित हो गए।
अब क्या केवल ये धार्मिक रूपांतरण था? तो नहीं, इस धार्मिक रूपांतरण के पीछे सामाजिक और राजनीतिक रूपांतरण भी हुआ, और वो कैसे हुआ उसको समझते हैं। इनका लक्ष्य क्या था कि जनजातियों का धर्मांतरण करना, और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रक्रिया को समर्थन किया। ये उन्हें आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा से जोड़कर ब्रिटिश शासन के अधिक अनुकूल बनाना चाहते थे, और घाटी के मैतेई लोगों से अलग करना चाहते थे। ये काम इन्होंने कर लिया। अब देखो, एक जनजाति जो पढ़ी लिखी है, कहां पे निवास कर रही है? पहाड़ों पे निवास कर रही है, जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, इनको स्वायत्तता दी गई है। दूसरी जनजाति जो कहां पर है? घाटियों में है, जो हिंदुइज्म को फॉलो कर रही है, और ये लोग ब्रिटिश के डायरेक्टली कंट्रोल में। तो इनको दबाना है तो कानूनी प्रक्रिया है आसानी से, और इनको क्या करते जा रहे हैं? लगातार प्लीज करते जा रहे हैं, ताकि ये लोग इनसे क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। अगर दोनों लोग अलग हो गए तो इस पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस हो जाएगा। और यही लोग क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे, और वो चीज आप अपने सामने होते हुए देख रहे हो। ब्रिटिशों ने एक ऐसी आबादी तैयार करी जो उनके प्रति क्या थी? अधिक वफादार थी, और उनके शासन को चुनौती नहीं दे सकती थी। धार्मिक रूपांतरण ने जनजातियों को एक वैश्विक नेटवर्क से भी जोड़ दिया, कि देखो साहब, यूरोप में इतनी ज्यादा क्रिश्चियनिटी, और आप किसके साथ हो? यूरोप के लोगों के साथ हो, आप गोरो लोगों के साथ हो। इस प्रक्रिया ने मणिपुर में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को तो बढ़ाया, लेकिन इसने सामाजिक एकता को कमजोर कर दिया। विविधता तो बढ़ी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, सब डाइवर्सिटी आ गई, देखो आप, लेकिन जो एकता था, वो जो माला, एक ही माला में, एक ही धागे में वो फूल जो पिरोए गए थे राजशाही द्वारा, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या करने का काम कर दिया? उस धागे को तोड़ने का काम कर दिया है यहाँ पे आपके सामने। अब वो अलगाववाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है? क्या आ गया? अलगाववाद आप यहाँ पे देखोगे। बड़ी संख्या में कुकी और नागा जनजातियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। इस धार्मिक रूपांतरण ने उन्हें घाटी के हिंदू मैतेई समुदाय से और अलग कर दिया। तो पहले प्रशासनिक रूप से, फिर शैक्षिक रूप से, अब सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी अलग अलग कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई चर्च और मशीनरी संगठनों एक नई सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में ये उभरे। अब एक बात बताओ कि आपको ये पता है कि गांव में ये जो फादर साहब हैं, फादर ही कहते हैं जो चर्च में होता है, ये धर्म परिवर्तन कराना है, तो उनका स्थान क्या होगा? एक सम्मानीय स्थान हो गया। जो वही क्या कर रहे हैं? शिक्षा भी दे रहे हैं, तो क्या हो गया? और ज्यादा जो उनका पद था और ज्यादा सम्मानीय हो गया। तो एक नई प्रशासनिक व्यवस्था भी इन्होंने लागू यहाँ पे करने का काम कर दिया। धार्मिक अलगाव ने दोनों समुदायों के बीच संवाद और जो संबंध था, जो समझ थी, उसको क्या कर दिया? बाधित कर दिया। तो ये वो बीज था जो कौन बोते हुए जा रहे हैं? ब्रिटिशर्स बोते हुए जा रहे हैं। एक कहानी बड़ी फेमस है, और वो कहानी है प्रिंसेस सनातोम्बी और पॉलिटिकल एजेंट की कहानी। ये जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, यहाँ की हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी सेंट पी मैक्सवेल, यह 1891 में मणिपुर में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में गया, और इसने क्या किया? इस राजकुमारी के साथ शादी रचा ली। क्या कर ली? शादी रचा ली। राजकुमारी को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने और एक ब्रिटिश अधिकारी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। अब आप सोचो कि हिंदू जो राजा है मैतेई, उसकी राजकुमारी किस में परिवर्तित हो गई? क्रिश्चियनी में, क्रिश्चियनिटी को उसने कबूल कर लिया और शादी कर ली। जनजातीय लोग पहले से ही क्या हो चुके हैं? किसकी तरफ आकर्षित हो चुके हैं? क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक वो जो मैं कह रहा था कि गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, इसमें ये वाला एंगल समझ में आया आपको? गॉड वाला एंगल। ग्लोरी के लिए मैंने आपको, इस गोल्ड के लिए, गोल्ड मतलब पैसा, पैसे के लिए मैंने आपको बताया कि क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए। और जनजातियों पे तो पहले स्वायत्ता देके उनके प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर लिया? उन पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब राजकुमारी से ही शादी कर ली, तो जो भी पूरे राजा का प्राकृतिक संसाधन है, उस पर भी किसका अधिकार हो गया? इन मैक्सवेल साहब का अधिकार हो गया है। ठीक है, अब ये तो बात हुई, इस तरीके से आगे कहानी चली। 1947, 15 अगस्त 1947, आजादी का वो दिन जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया कि अब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन नहीं है, और भारत को क्या मिल गई है? संप्रभुता मिल गई है, हम सोवरेन हो गए। हालांकि उस समय तुरंत नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, अब आजादी हमें मिल गई है, हमारे खुद की सरकार होंगे, हमारे खुद के नेता होंगे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो मणिपुर एक अनोखी स्थिति में था। कौन सी अनोखी स्थिति में था? आप पाओगे कि 1947 में मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था।
बिल्कुल सही सुना आपने। हम तो यही पढ़ते हैं साहब कि जूनागढ़ की बात करते हैं हम लोग, कश्मीर की बात करते हैं और हैदराबाद की करते हैं कि ये नहीं थे। मणिपुर की तो कभी बात ही नहीं करी, वो हमेशा क्या किया आपसे, छुपाया गया, इसलिए कभी आपने बात की ही नहीं। महाराजा बोधचंद ने भारत में विलय की बजाय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने का फैसला किया। अब एक बात बताओ, बर्मा आपसे पहले अलग हो चुका है, जो बाद में म्यांमार बना, आपसे अलग हो चुका है। ब्रिटिशर्स उसको अलग कर ही चुके हैं। वहां से हमें पता है कि जो म्यांमार है वो अलग देश है और मणिपुर भी अलग देश बन जाएगा, तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, पटेल साहब के बारे में, उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि पूरे भारत में जितने भी राज परिवार है उन सबको क्या किया जाए, एक किया जाए। तो काम कहाँ पे भी होगा, मणिपुर में भी होगा। लेकिन 1947 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या उपस्थित था, मणिपुर उपस्थित था। उन्होंने अपनी संप्रभुता बनाए रखने की कोशिश की, जो उनके और उनकी प्रजा के लिए गौरव का विषय था। अब आप सोचो कि मणिपुर के लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग क्या बने, स्वतंत्र रहें, हम लोग किसका पार्ट नहीं बनेंगे, हम भारत का पार्ट नहीं बनेंगे, हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। ये एक ऐसा कदम था जो जनता में बड़ा लोकप्रिय हुआ। जनता ने क्या कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम किसी किसी के साथ नहीं जा रहे, हम तो क्या बनेंगे, अपना अलग देश बनाएंगे, मणिपुर क्या बनेगा, अलग देश बनेगा। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक सपना मणिपुर के शासकों ने देखा, मणिपुर की जनता ने देखा। उसके बाद की कहानी क्या है, मणिपुर का संविधान और चुनाव। इसका मतलब जो भारत का संविधान है, ऐसा ही संविधान आपने कहां देखा, मणिपुर में देखा। ना केवल संविधान बल्कि चुनाव भी आप देखोगे कहां, मणिपुर में होंगे। मणिपुर का अपना संविधान था, जिसे मणिपुर संविधान अधिनियम 1947 के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो चुनाव हुए, चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे क्या हुए हैं, यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। डेमोक्रेसी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18 साल या एक निश्चित आयु से ऊपर जो भी लोग हैं उनके पास कौन सा अधिकार है, मत देने का अधिकार है। जून 1948 में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा है, कहां पे, मणिपुर में, जिसने राज्य और एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया। यहाँ राजा और मुख्यमंत्री दोनों का अस्तित्व था। तो एक खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, खुद की इन्होंने सरकार बना ली। और कब की बात कर रहे हैं हम, 1947 की नहीं, अब हम पहुंच गए जून 1948 में। इस सरकार ने राज्य के विकास और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। 1948 के आसपास ये सरकार मणिपुर में काम कर रही थी। लेकिन भारत बिल्कुल ये जानता था कि जियोपॉलिटिकल रूप से अगर देखा जाए तो ये भारत के कतई पक्ष में नहीं है कि मणिपुर क्या रहे, मणिपुर एक अलग राष्ट्र बन के रहे। और भारत को ये बात भी पता थी, भारत के लीडर्स को, कि अगर मणिपुर एक अलग से राष्ट्र बन के रहेगा तो ना तो मणिपुर के पास इतने संसाधन है कि वो काफी समय तक क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। तो सबकी भलाई किस चीज में थी कि मणिपुर का विलय किसमें हो जाए, भारत में हो जाए। तो मणिपुर का विलय किसमें होगा, भारत में होगा। अगर मणिपुर का भारत में विलय होगा, इसका मतलब मणिपुर की जो स्वतंत्रता थी, जिन्होंने अपना एक नया राष्ट्र बनाया था, वो काफी छोटे समय के लिए रहा। अपनी लोकतांत्रिक सरकार चला रहे थे और अपनी संप्रभुता का आनंद ले रहे थे। मणिपुर ने अपनी पहचान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह स्वतंत्रता बहुत कम समय के लिए रही। क्यों बहुत कम समय के लिए, क्योंकि इसके बाद मणिपुर का विलय किसके साथ हो जाता है, भारत के साथ हो जाता है। 1949 में विलय होता है भारत के साथ। और आप देखोगे महाराजा बोधचंद ने शिलोंग में क्या किया गया, मणिपुर का विलय किया गया, किसके साथ, भारत के साथ विलय किया गया। अब एक ऐसी कंट्री, अब मणिपुर लोगों के लिए तो मणिपुर क्या रहा, खुद का एक देश रहा, एक ऐसा देश जिसका खुद का क्या था, जिस खुद का संविधान था, खुद की सरकार थी। और वहां के राजा ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए कि हम लोग किसके साथ विलय होंगे, भारत के साथ विलय होंगे। बहुत सारे लोग, मणिपुर के बहुत सारे लोग इस चीज के केस में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे कि हमसे बिना पूछे, जबकि एक लोकतांत्रिक सरकार है तो हमसे बिना पूछे किस तरीके से आपने विलय कर दिया मणिपुर का भारत में। तो जनता की इच्छा के विरुद्ध ये काम हो गया। ठीक है, चलो, जनता की विरुद्ध काम हो गया, भारत में विलय हो चुका है। और ये विलय कब हुआ है, 1949 में ये विलय हुआ है। सब चीजें ठीक चलने लगी, पटरी पे आने लगी गाड़ी। लेकिन फिर से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक कार्य किया, और वो कार्य क्या किया कि एक जगह का नाम है काबू घाटी। क्या है जगह का नाम, काबू घाटी। अब ये जो काबू घाटी है मैतेई लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मंदिर थे। ठीक है, और हमने बताया कि हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। काबू घाटी को किसको सौंप दिया, काबू घाटी को गिफ्ट के रूप में दे दिया, किसको, म्यांमार को।
अब सोचो कि मैतेई लोगों के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा, या मणिपुर के लोगों के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा कि हमको पहले तो हमारा एक अलग राष्ट्र बन रहा था, वो नहीं बना, हम भारत में विलय भी हो गए। तो हम भारत में विलय हुए तो भारत और भारत की सरकार को हमको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आपने ये कहा था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम डेवलपमेंट कर सके, तो अब हमारा क्या करो, आप डेवलपमेंट करो। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, आपने तो हमारा एक इलाका जो है काबू घाटी, ये किसको दे दिया है, ये दे दिया आपने म्यांमार को। इसका मतलब आप तो हमारी कोई कहीं पे बात मान ही नहीं रहे हो। तो एक अलगाववाद देख रहे हो कि भारत सरकार और मणिपुर के लोगों के बीच में कौन सी चीज आने लगी है, अब अलगाववाद की स्थिति पैदा होना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहोगे साहब ये तो बड़ी गलती थी, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उस समय की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कह रही है, ये कदम म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया था और एक भू राजनीतिक निर्णय था। लेकिन इसे लेने से पहले भारत सरकार ने मणिपुरी लोगों, खासकर मैतेई समुदाय से कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। तो दोनों चीज कि जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ये अच्छा शायद डिसीजन था कि हम म्यांमार के साथ क्या चाहते हैं, अपने रिलेशंस बहुत अच्छा चाहते हैं, तो हमने किया। लेकिन आपने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। आप एक लोकतांत्रिक सरकार हो और कम से कम जिस राज्य की भूमि आप किसी दूसरे राष्ट्र को दे रहे हो, वहां की सरकार को, वहां की जनता को तो आप अपने किस में करते, अपने पक्ष में करते, लेकिन वो काम नहीं किया गया। परिणाम एक गहरा घाव, और कैसा घाव, जिसने अलगाववाद की जो खाई है उसको और बड़ा कर दिया। उन्हें लगा कि भारत सरकार उनकी भावनाओं को नहीं समझती और अपनी भूमि पर उन्हें कैसा लगना शुरू हो गया, बेगाना लगना शुरू हो गया। तो भारत सरकार और मणिपुर के लोकल जो लोग थे, इनके बीच में क्या स्थिति पैदा हो गई है, अलगाववाद की स्थिति पैदा हो गई है। भारत सरकार ने ये जानबूझ के नहीं किया था। भारत सरकार तो ये चाहती थी कि हम किसके साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लें, हमारे पड़ोसी म्यांमार के साथ। चलिए और फिर आगे कहानी बढ़ती है। संविधान में एक अनुच्छेद आया जिसका नाम है अनुच्छेद 371 सी। ये ध्यान रखना, 371 सी क्या है। 1972 में मणिपुर को क्या मिल गया, संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पहले तो आपको पता होगा कि राज्य अलग अलग कैटेगरी में थे, ABCD कैटेगरी में थे। उसके बाद मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना और 1972 आते आते मणिपुर को क्या मिल गया, एक राज्य का दर्जा मिल गया। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 सी को जोड़ा गया। अब ये 371 सी क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रावधान जो हाल ही में संघर्ष हुआ है उसका प्रमुख कारण है, क्योंकि इसने पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के बीच कानूनी खाई को और गहरा कर दिया। सर ये शब्द हमने पहले भी तो पढ़ा था, कानूनी खाई, बिल्कुल पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने कुछ इस तरीके के कानून पास किए थे जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो गया था, किसका, घाटी में रहने वाले लोगों का और पहाड़ी पे रहने वाले लोगों का। एक ऐसा कदम था जो जनजातियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। किसके लिए, जनजातियों के लिए। याद करो जनजाति शब्द कहां पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था जनजातियां कहां पे पढ़ा है, कुकी में आपने पढ़ा है। लेकिन इसने दोनों समुदायों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। कुकी और कुकी जो समुदाय था जिसमें बहुत सारी उप जनजातियां थी, उनके प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन कुकी और मैतेई के बीच में क्या बढ़ गया, इससे खाई बढ़ गई। क्या हुआ इसमें देखो, ये इस अनुच्छेद के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष स्वायत्ता मिली। फिर से एक स्वायत्ता मिली है, किसको मिली है, पहाड़ी क्षेत्रों को मिली है। पहले भी किसको मिली थी, पहाड़ी लोगों को ही मिली थी। इसने एक ऐसी कानूनी असमानता पैदा कर दी जहां मैतेई को पहाड़ियों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, जबकि जनजातियों को पूरे राज्य में कहीं भी जमीन खरीदने की अनुमति थी। क्या ये वही कानून है जो अंग्रेज लेके गए थे, क्या फिर से इसे कहां जोड़ दिया गया, भारत के संविधान में 371 सी बना के इसको जोड़ दिया गया कुछ बदलाव करके। और क्या कहा गया कि किसके प्रोटेक्शन के लिए है, ये जनजातियों के लिए प्रोटेक्शन के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए है। इस प्रावधान का उद्देश्य पहाड़ी जनजाति समुदाय की भूमि, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना था। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, केवल 10% क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी जो पहले से असीमित जो शक्ति है वो उनके पास है, अब आपने उसको और असीमित कर दिया। ब्रिटिश काल में सोचा गया था कि अब जब आजादी आ गई है तब तो ये सब चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन वो चीजें सही ना होके 371 सी में वापस लौट के कहां पहुंच गई, मैतेई समुदाय के ऊपर पहुंच गई। इसने उन्हें अपनी जमीन और जीवन शैली को बाहरी लोगों, खासकर मैतेई से बचाने के लिए कानूनी अधिकार दे दिए। तो कुकी जो जनजाति है इसके पास तो पावर आ गई, लेकिन कौन पावरलेस हो गए, अपनी जमीन पे मैतेई हो गए। एक ऐसा कदम था जिसने कानूनी रूप से विभाजन को और औपचारिक बना दिया और जनजातियों के बीच एक विशेष पहचान स्थापित कर दी कि हम तो कौन कौन लोग हैं जिनके पास स्वायत्ता है, आप कौन लोग हो जिनके पास स्वायत्ता नहीं है। यह एक तरह का क्या था, संरक्षणवाद था, प्रोटेक्शनिज्म आपको देखने को मिलेगा। और जिसमें प्रोटेक्शन किसका किया जा रहा है,
जनजातियों का प्रोटेक्शन किया जा रहा है। इस प्रावधान ने जनजातियों को अपनी भूमि और पहचान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिकार दिए। ठीक है, तो कानून को आप देखोगे, कानून की कोई गलती नहीं है। कानून तो क्या चाह रहा है कि जनजातियों की जो भी भारत में जो भी जनजाति है वो क्या करे, उनका प्रोटेक्शन हम लोग करें। लेकिन मणिपुर के केस में आप देख रहे हो कि चीजें कैसे बदल गई यहाँ पे आते आते। कानूनी असमानता और गुस्सा अब आपने देखा। कानूनी असमानता, क्यों असमानता? ज्यादा स्वायत्ता, ज्यादा पावर कुकी जो समुदाय के पास, कम शक्ति मैतेई समुदाय के पास, और गुस्सा किसको आएगा? मैतेई समुदाय को आया। इस प्रावधान से एक ऐसी कानूनी असमानता पैदा की गई जहां मैतेई जो राज्य की कितनी आबादी है, 53% आबादी है, केवल 10% क्षेत्र में सीमित रह गई। उन्हें पहाड़ियों में जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं था, जबकि बाकी जो जनजाति हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही हैं, स्पेशली कुकी जनजाति है, वो कहां पे आ सकते हैं? आसानी से घाटी में आ सकती हैं। यह गंभीर ऐतिहासिक अन्याय के रूप में देखा जाने लगा। कहां? मणिपुर में, स्पेशली मैतेई लोगों के बीच। इस असमानता ने मैतेई और जनजाति समुदाय के बीच में एक स्थायी राजनीतिक और सामाजिक रूप से अलगाव पैदा कर दिया, तनाव पैदा कर दिया। अब विकास का असंतुलन होगा। क्यों असंतुलन होगा? अब समझो। अब एक बात मुझे बताओ कि घाटी में विकास करना ज्यादा आसान है या पहाड़ों पे विकास करना ज्यादा आसान है? तो आप कहोगे साहब घाटी पे, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे विकास करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाना बहुत आसान है, पहाड़ों पे ले जाना थोड़ा मुश्किल है। समझ में आई ये बात? देखो क्या हो रहा है। 1972 के बाद अधिकांश विकास परियोजनाएं निवेश घाटी क्षेत्र में केंद्रित रही। अब सरकार को समझ में आने लगा कि साहब मैतेई लोग नाराज हैं, तो क्या करूं, जितने भी अपने प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि बनाना भी आसान है और ये लोग खुश भी हो जाएंगे, तो कहां पे लगाए गए? कहां पे? निवेश घाटी क्षेत्र में रहे, जहां पे उनकी राजधानी भी स्थित है। इम्फाल का मिलेगा आपको? घाटी क्षेत्र में मिलेगा। इसका कारण ये था कि राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र दोनों कहां पर स्थित थे? घाटी में स्थित है, इम्फाल चूंकि वहां पर है, और जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन वहीं पे आसान था, क्योंकि मैदानी इलाका भी है। पहाड़ियों के लिए कम संसाधन आवंटित किए गए। अब पहाड़ी लोगों को स्वायत्ता तो मिल गई कि आप जमीन का खरीद सकते हो, आप जमीन खरीद सकते हो घाटी में, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कहां पे हो रहे हैं? घाटी में हो रहे हैं। लेकिन घाटी में पहले से ही कौन से लोग मौजूद हैं? मैतेई। और वो कितनी आबादी में? 53%। और कितने एरिया में? केवल 10%। इसका मतलब यहाँ पे तो पहले ही जो जगह है वो बहुत कम है, और जो जगह है वो 53% लोग क्या कर रही है यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे, केवल 10% जगह में। तो कुकी का आना यहाँ पे क्या होने लगा? मुश्किल होने लगा। लेकिन डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? घाटी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों को लगने लगा कि वह विकास से क्या हो गए? वंचित हो गए। तो पहले जो मैतेई लोगों को लग रहा था, अब वो किसको लगने लग गया? कुकी लोगों को भी लगने लग गया। अब पहले मैतेई लोग सरकार के खिलाफ थे, और अब कौन से लोग भी सरकार के खिलाफ होने लगे? कुकी लोग सरकार के खिलाफ होने लगे। साथ ही साथ दोनों के बीच में, दोनों जनजातियों के बीच में क्या होने लगा? अलगाववाद की सिचुएशन आने लगी। राजधानी और राजनीतिक केंद्र घाटी में होने के कारण अधिकांश विकास परियोजनाएं वहीं पे लागू की गई, और इससे क्या बढ़ गया? असमानता बढ़ गई। और इस असमानता ने किसको बढ़ाया? असंतोष को बनाया। राजनीतिक रूप से भी घाटी के नेताओं को राज्य की नीति, राज्य की जो राजनीति उस पर वो हावी हुए, और असंतुलन का एक प्रमुख कारण बना। सब जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट होगा वहीं पे ज्यादा क्या होगा? वहीं पे ज्यादा पावर होगी। घाटी में ज्यादा डेवलपमेंट था, घाटी में राजधानी थी, प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र था, तो पॉलिटिकल पावर भी किसके पास जाना शुरू हो गई? मैतेई लोगों के पास पॉलिटिकल पावर पहुंच गई। इससे कौन गुस्सा होगा? कुकी लोग इससे गुस्सा होने लगे। उग्रवाद और शांति के प्रयास। 1970 और 80 के दशक में उग्रवादी समूह ने अपनी संप्रभुता और अधिकारों की मांग करने के लिए अब हथियार उठा लिए हैं। अब आप समझ रहे हो कि जो जनजाति लोग हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? हथियार उठाना शुरू कर दिया। कैसा विद्रोह बन गया? सशस्त्र विद्रोह बन गया। कई दशकों तक चला, और इसका कारण केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था, जिससे राज्य की शांति भंग हुई। चाहे बात करें नागाओं की, चाहे बात करें कुकी की, इन दोनों ने क्या किया? सशस्त्र विद्रोह किया। ये एक ऐसा समय था जब मणिपुर में हिंसा और अशांति अपने चरम सीमा पे थी। कौन से दशक की बात करें? 70 और 80 के दशक की। ठीक है, याद रखना, चरम सीमा पे थी अहिंसा, अशांति और हिंसा, दोनों अपनी चरम सीमा पे थी। कब की हम बात करें? 1970 1980 के आसपास की हम लोग बात कर रहे हैं। कारण क्या था? असंतोष, अलगाव और बेरोजगारी। भाई अगर ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घाटी में है तो पहाड़ी लोग कैसे रह जाएंगे? बेरोजगार रहेंगे। अलगाववाद की प्रवृत्तियां दोनों में पहले देखने को मिल रही है, असंतोष दोनों तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसा चक्र था जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देने लगी। परिणाम सरकारी प्रतिक्रिया हुई। अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, सैन्य कार्यवाही होगी, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मणिपुर में हुआ। सैन्य कार्यवाही हुई जिसमें
बहुत सारे लोगों की जान गई। सरकार ने समूह से बातचीत करने और समझौता का सहारा लिया, पर बात समाप्त नहीं हुई। विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने भी मणिपुर में शांति में और विकास लाने का प्रयास किया, लेकिन उग्रवाद जो था वो एक स्थायी समस्या बन के रह गया। तो क्या किया जाए, रह दे के फिर एक जो कानून था उसको लगाया गया, जिसको हम कहते हैं आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। कड़े कानून लगे, सैन्य कार्यवाही हुई, और यहाँ पे आप देखोगे जब सैन्य कार्यवाही हुई तो बहुत सारे मानवाधिकारों का उल्लंघन ऐसा कहा जाता है कि हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई। और लेकिन फिर भी ये उग्रवादी जो भावना थी ये समाप्त अभी नहीं हुई, ना ही अलगाववाद की भावना समाप्त हुई। अब क्या हम इस चीज को लेके केवल एक पार्टी को या किसी एक नेता को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? जैसा आपने पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल गेम देखा कि साहब आप तो शांत थे, आपने तो कुछ किया नहीं, फिर दूसरी पार्टी ने कहा कि आप तो इतने साल से शासन में थे, आपने क्या किया? तो वो सारी चीजें तो एक बार देख लेते हैं ना। देश के प्रथम प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं, नेहरू जी से। तो नेहरू जी के कार्यकाल में मणिपुर का निर्णायक था। क्यों? क्योंकि इसी समय मणिपुर का विलय किसमें हुआ था? भारत में हुआ था। लेकिन क्या जब घाटी को दिया गया म्यांमार को तब बातचीत की गई? तो यहाँ पे बातचीत नहीं हुई। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कौन सी चीज, काबू घाटी के हस्तांतरण में जो ट्रांसफर हुआ काबू घाटी का म्यांमार में, उस समय कौन सी भावना जन्म हो गई यहाँ पे? वो अलगाववाद की, किसके प्रति? भारत सरकार के प्रति। ठीक है। उसके बाद मानते हैं देश के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो उनकी बात कर लेते हैं कि इस समय क्या हुआ। 1972 में हमने देखा कि मणिपुर को राज्य का पूर्ण दर्जा यहाँ पे मिल जाता है। ये एक सकारात्मक कदम था, लेकिन इस समय भी क्या हुआ, संवैधानिक प्रावधानों ने पहाड़ी और घाटी के बीच में कानूनी खाई को और गहरा कर दिया। 1971 सी हमने देखा। उनके कार्यकाल में उग्रवाद भी अपने चरम पर पहुंचा। अगर उग्रवाद चरम पर पहुंचेगा तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? इंदिरा गांधी है। उग्रवाद चरम पे पहुंच रहा है तो सैन्य कार्यवाही होगी। सैन्य कार्यवाही हुई और यह नीति उग्रवाद को पूरी तरह से दबाने में सफल नहीं हो पाई। तो सैन्य कार्यवाही के बावजूद भी क्या नहीं हो पाया? उग्रवाद कंट्रोल में नहीं आ पाया। फिर बात करते हैं उनके सुपुत्र की, राजीव गांधी जी की बात करते हैं। कोशिश यहाँ पे की गई किसकी? शांति और विकास की। इसके लिए आप देखोगे कि 1988 में वह खुद कहाँ पे गए थे? चुरा चांदपुर में गए, और जो किस जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है? कुकी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। तो सरकार चाहती थी कि हम लोग हर तरफ से किसके साथ हैं? आप सब लोगों के साथ हैं, और सरकार एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहती है। ये दर्शाता था कि केंद्र सरकार राज्य के दूर दराज क्षेत्रों तक क्या कर रही है? पहुंच रही है और संवाद स्थापित करना चाह रही है। उनका उद्देश्य था कि लोगों का विश्वास जीता जा सके, पर काम सफल नहीं हो पाया। तो राजीव गांधी की सरकार तक भी काम नहीं हो पाया। पीवी नरसिम्हा राव की बात कर लेते हैं कि साहब इन्होंने क्या किया। तो इनके कार्यकाल में 1990 के दशक में क्या हुआ? कुकी और नागाओं के बीच में भीषण जातीय संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि याद है कि जनजातियों के बीच में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। अभी पहाड़ की जनजातियां आपस में लड़ रही हैं, नागाओं को क्या चाहिए? नागालैंड चाहिए। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए और निष्क्रियता का आरोप भी किस पे लगा? प्रधानमंत्री पे लगा। जैसे इस बार भी प्रधानमंत्री पे लगा कि निष्क्रिय हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बिल्कुल वही आरोप कब लगे थे? पीवी नरसिम्हा राव पे लगे थे 1990 के दशक में। आगे चलते हैं, वाजपेयी साहब का समय आता है। वाजपेयी साहब ने शेष भारत को के साथ जोड़ने का क्या काम किया भाई? नॉर्थ ईस्ट को बाकी जो मेन लैंड इंडिया है उसके साथ जोड़ने का काम किया। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए गए। उसमें आपको डोनर फेमस देखने को मिलेगा। एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। शांति और विकास पे उन्होंने बहुत जोर दिया ताकि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। तो वाजपेयी साहब की सोच कैसी थी? एकदम पॉजिटिव सोच थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या था उनका मस्तिष्क में था कि हम लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करें, ताकि ये जो संघर्ष है, जो दोनों लोगों के बीच में असमानता है, इसको हम क्या कर सकें? कम कर सकें। इसके बाद आता है मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए की सरकार आती है, और उन्होंने क्या किया? पूर्वोत्तर को विकास के इंजन के रूप में उन्होंने देखा। साथ ही साथ लुक ईस्ट पॉलिसी, जो बाद में अब क्या बन गई है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है। इसके तहत उन्होंने निवेश भी बहुत करवाया है, इन्वेस्टमेंट भी करवाया। उनकी सरकार ने सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे वाजपेयी साहब चाह रहे थे कनेक्टिविटी बढ़ जाए डोनर के तहत, बिल्कुल उन्हीं पद चिन्हों पर आगे चल के किसने काम किया? मनमोहन सिंह जी ने काम किया। अब देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जो हाल ही में मोदी जी की अगर अपन बात करें तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया है। इन्वेस्टमेंट भारी रूप से कहाँ पे हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं। उन्होंने भी विकास और कनेक्टिविटी पर भारी जोर दिया है। उन्होंने उग्रवाद को कम करने में सफलता हासिल की है। ये मोदी सरकार का क्या है, दावा है। लेकिन ये दावा पिछले साल जो घटनाएं हुई उसमें फेल होता हुआ नजर भी आया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, अब इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल अपन देखें तो विशेषज्ञों का मानना यह है, आप खुद इस बात का क्या करना, एनालिसिस करना कि एक बात सही है नहीं, कि भारत सरकार ने इतने प्रोजेक्ट चलाए, हर बार कोशिश ये की जा रही है कि क्या किया जाए, विकास किया जाए, लेकिन फिर भी ये उग्रवाद और अलगाववाद की प्रवृत्ति आप कहां देखने को मिल रही है, मणिपुर में देखने को मिल रही है। इसके पीछे दो एक्टर जिम्मेदार है, कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन हमेशा ही चाहते हैं कि इंडिया में क्या रहे, इंटरनल डिस्टर्बेंस रहे, और उसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि बॉर्डर जो है काफी पूरस है, म्यांमार की तरफ से काफी पूरस बॉर्डर है, तो आसानी से क्या किया जा सकता है, हथियारों की आवाजाही की जा सकती है। तो जो भी सशस्त्र विद्रोह होगा उसमें चीन का और पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एंगल आपको यहां पे देखने को मिलता है। ये चीन और पाकिस्तान क्या चाहते हैं कि भारत अपने अंदरूनी मामले में क्या रहे, उलझा रहे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये हथियार तस्करी। अब क्या है हथियार तस्करी, इसको मैं आपको समझाता हूं कि म्यांमार की सीमा से लगे गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र से होने वाली ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, म्यांमार और म्यांमार के नीचे आप देखोगे वहां पे मिलेगा आपको गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बारे में आपने सुना होगा, जहां पे अवैध रूप से किसकी, हथियारों की और ड्रग्स की क्या होती है, आवाजाही होती है। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आपको भारत मिलेगा। अगर गोल्डन ट्रायंगल से भारत में एंट्री चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में से आप एंट्री लोगे, और नॉर्थ ईस्ट में क्या किया जा रहा है, अगर डिस्टर्ब रह गई चीजें तो आसानी से एंट्री हो सकती है। तो चीन और पाकिस्तान हमेशा चाहते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल से जब भी एंट्री हो किसकी, हथियारों की, तो उस समय नॉर्थ ईस्ट कैसा रहे, डिस्टर्ब रहे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्रोही समूह भी आप देखोगे। ठीक है। वर्तमान संघर्ष का तात्कालिक कारण, अदालत, अब जो अभी जो संघर्ष हुआ 2023 के से जो संघर्ष चल रहा था उसका कारण क्या था, तो 2023 के संघर्ष का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण क्या था कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी ग्रुप दर्जा देने के लिए केंद्र से सिफारिश करने के लिए कहा था। हुआ भी नहीं था ये, क्या कहा कि जो मैतेई ग्रुप है इनको क्या दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। अब आप सोचो, अगर एसटी का दर्जा मतलब जनजाति में मैथिक समुदाय शामिल हो गया, तो उस एक्ट को याद करो कि अब जनजाति कहाँ पे जमीन आसानी से खरीद सकती हैं, पहाड़ों पे तो खरीद सकती है, घाटियों पे भी खरीद सकती है। इसका मतलब अब मैतेई समुदाय घाटियों को छोड़ के कहाँ पे जमीन आसानी से खरीद सकता है, जंगलों में जमीन आसानी से खरीद सकता है। अच्छा, इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पावर किसके पास है, मैतेई लोगों के पास है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, मैतेई लोगों के पास हुआ है। कुकी लोगों के पास ये पावर है, कहीं पे भी वो जमीन खरीद सकते हैं। अगर मैतेई लोगों को ये पावर मिल गई तो इससे किस में जो असुरक्षितता है वो आ जाएगी, वो आ जाएगी कुकी में। तो वही आपको देखोगे, इस एक आदेश ने दशकों से जमा हुआ गुस्सा को क्या कर दिया, भड़का दिया, और किसके रूप का कार्य किया, एक विस्फोटक के रूप में कार्य किया। जनजातीय समुदाय में डर फैलाया गया कि मैतेई जो बहुसंख्यक हैं, उनकी भूमि जिस पर अनुच्छेद 371 सी के तहत उनका विशेष अधिकार है और नौकरियों को कर लेंगे, वो हड़प लेंगे अगर उनको कौन सा दर्जा मिल गया, एसटी का दर्जा मिल गया। एसटी का दर्जा मिलते ही एजुकेशन में, जॉब में किसको रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाता, मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाता। ये दशकों पुरानी शिकायतों का एक विस्फोटक परिणाम था, क्योंकि जनजातियों को अपनी पहचान और अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी पे क्या दे दिया आपने, एसटी का दर्जा दे दिया, तो पॉलिटिकल पावर पहले से उनके पास है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनके पास है, एजुकेशन पे भी उनका कब्जा हो जाएगा, जॉब पे भी उनका कब्जा हो जाएगा, और साथ ही साथ जमीनों पे भी किसका कब्जा हो जाएगा, मैतेई लोगों का कब्जा हो जाएगा। ये कौन मान रहा है, वहां के जनजाति लोग मान रहे हैं। अफीम की खेती पर कार्रवाई, उस समय एक और काम हुआ कि अफीम की खेती पर कार्रवाई होगी। क्या हुआ देखो, अफीम की खेती पर सरकार की कार्रवाई जो कुछ कुकी समूहों ने अपने खिलाफ एक लक्षित अभियान के रूप में देखा। सरकार ने कहा कि अफीम एक नशीला पदार्थ है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार ने क्या की, कानूनी कार्रवाई की। लेकिन ये जो अफीम की खेती है प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति करती है, कुकी जनजाति करती है। कुकी जनजाति मानने लगी कि सरकार पहले तो एसटी का दर्जा मैतेई को दे रही है, और हमारा जो गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, उस पर भी सरकार क्या कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब ये तो टारगेट किस पे किए जा रहे हैं, कुकी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये भी क्या बना, एक प्रमुख रूप से ट्रिगर बन गया। तो इसने आग में घी डालने का काम किया गया। कुछ लोगों ने यह भी माना कि
कुकी चिन समुदाय के कुछ लोगों को अवैध अप्रवासी माना गया और उन पर ड्रग्स का कारोबार करने का आरोप लगा। अब ये आरोप सही भी था या गलत भी था, देखो अभी तक इसकी प्रामाणिकता तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि अदालत से कोई इनका डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये माने जाने लगा कि जो ड्रग्स और हथियार क्या होती है, आवाजाही होती है भारत में, जो इलीगली ड्रग्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इस गोल्डन ट्रायंगल से आता है। उनको कौन लेके आता है? सरकार का मानना यह था कि कुछ कुकी समुदाय के जो लोग हैं, स्पेशली किसकी बात की जाए, बात की जाए कुकी चिन समुदाय के जो लोग हैं, ये लोग किसमें लिप्त हैं, ये लोग लिप्त हैं ड्रग्स को लाने में। ये सरकार की क्या थी, कार्यवाही थी। तो बार बार किस पे टारगेट किया जा रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे बार बार ऐसा मानने लगा कि कुकी लोगों को कि सरकार हम पे क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। अब पाकिस्तान और चीन और गोल्डन क्रिसेंट की नजदीकता से आसानी से क्या उपलब्ध हो गए, हथियार उपलब्ध हो गए। तो जो विद्रोह था, जो आग भड़की, उसने किसका रूप ले लिया, सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। जब हिंसा भड़की तो दोनों समुदायों ने पुलिस शास्त्रागाहों पर हमला करके बड़े पैमाने पर स्वचालित हथियार और गोला बारूद लूट लिए। हथियारों की इस आसान उपलब्धता ने एक सामान्य दंगे को पूर्ण स्तरीय सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया, जिससे जान और माल दोनों को ही क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ। इतना भारी नुकसान हुआ कि मैंने आपको वो न्यूज में बताया था कि वहां पे महिलाओं को निवृत्त करके सड़क पे परेड करवाई गई। आप सोचो कि ये घटना कितना झकझोर देने वाली है अंदर से, हम शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राज्य सरकार पर अविश्वास हो गया वहां के लोगों का, क्यों? क्योंकि जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था एन बीरेन सिंह, जो मुख्यमंत्री हैं, और वो खुद मैतेई ग्रुप से आते हैं। तो कुकी लोगों को ये लगने लगा क्योंकि ये खुद भी मैतेई ग्रुप से हैं, तो ये हम लोग क्या हैं, अगेंस्ट हैं, ये तो किसका सपोर्ट लेंगे, मैतेई लोगों का सपोर्ट लेंगे। लोकतंत्र में ऐसा होता है, ये आपको पता है कि लोकतंत्र में जो आपका मंत्री है, जो आपका नेता है, वो सभी लोगों का नेता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का नेता है। तो ये जो, लेकिन पहले से जो अलगाववाद चला आ रहा है, पहले से जो उग्रवाद चला आ रहा है, उसने इन सब चीजों को क्या कर दिया, जन्म देना शुरू कर दिया। शांति के प्रयास किए गए, कैसे किए गए, गृह मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा, शांति समितियों का गठन किया और दोनों समुदाय के नेताओं से बातचीत की, दोनों कुकी और मैतेई दोनों ही लोगों से बातचीत की। उन्होंने सीमा पर बाड़ लगाने, ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी जोर दिया गृह मंत्री ने। आप देखोगे इसके बाद बहुत तेजी से काम करना शुरू किया कि साहब नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर को क्या किया जाए, पैक किया जाए, ताकि जो ड्रग्स आती हैं, और इस समय इस विद्रोह में हमने देखा कि हथियार कितने आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो क्या करने का काम किया जाए, बाड़ लगाने का काम किया जाए। नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिनसे सरकार ने बात करी, जहां पे दोनों तरफ से लोग थे, कुकी और मैतेई के लोग थे। तो आप उसमें एक स्पेशल नाम पढ़ोगे, मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन और कुकी एनपी, इन दोनों समुदाय के हितों में रक्षा करने का काम करते हैं कि भाई कुकी के लोग भी सही रहे, मैतेई लोगों के रूप में सही रहे। तो इन दोनों से सरकार ने बात करी, सामाजिक संगठनों से बातचीत करी कि आप क्या करो, इन मसले को जल्द से जल्द सुलझवाने में हमारा प्रयास करो। शांति वार्ता, राहत सामग्री के लिए इनका क्या किया गया, यूज लिया गया। ठीक है, ये सारी कहानी हमने पढ़ी, इसका निष्कर्ष क्या है? मणिपुर का संघर्ष एक जातीय दंगा तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आप देख रहे हो कि राजशाही से शुरू के जो ब्रिटिशर्स ने बोझ बोए वो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आगे चलते हुए हमने देखा आजादी के आसपास जो घटनाएं हुई, उसके बाद जब राज्य का दर्जा मिला उस समय 371 के हमने तहत देखा, तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। तो ये ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए प्रशासनिक और कानूनी विभाजन, भारत सरकार के फैसलों से उपजा असंतोष और विकास के असंतुलन तथा भूमि व पहचान के मुद्दों का एक जटिल परिणाम है। तो बहुत सारी चीजों का क्या है, ये रिजल्ट है। तो तात्कालिक कारक तो थे, लेकिन तात्कालिक कारकों के पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई? हमसे गलती हुई कि हमने इन लोगों से कभी बातचीत नहीं की, मुख्य धारा में कभी बातचीत हो ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है मणिपुर में। ठीक है, भविष्य की चुनौतियां क्या है कि मणिपुर को अब दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? मणिपुर को चाहिए विश्वास, ये ध्यान रखिएगा, विश्वास और विकास। ये दोनों चीजें किसको चाहिए? मणिपुर को चाहिए। अगर ये दो चीजें मणिपुर को हमने दे दी तो मणिपुर भी क्या हो जाएगा, बाकी राज्यों की जैसे, भारत के राज्यों के जैसे ये भी खुशहाल हो जाएगा। केवल विकास से समस्या हल नहीं होगी, क्या चाहिए आपको? विश्वास भी चाहिए। भूमि और अधिकारों पर एक स्थायी समाधान निकलना चाहिए, ताकि दोनों ही जो समुदाय उनको लगे कि हम पे कोई खतरा नहीं है। इस तरह का कोई समाधान, इस तरह का कोई सॉल्यूशन हमको लेके आना होगा।
तो ये था मणिपुर की पूरी इतिहास जो A to Z तरीके से मुझे आपको बताना था। क्यों बताना था? क्योंकि हमने कभी ये पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमको ये क्षमा मानना चाहिए मणिपुर से, मणिपुर के लोगों से, कि भाई हमारी ये गलती थी। हम लोगों ने कभी आप लोगों को या मणिपुर को हम मुख्य धारा में नहीं ला पाए। हमने कभी आपके इतिहास को नहीं जाना, जिस वजह से आप देखोगे कि हम हमको भी पूरी जानकारी थी नहीं। आप कभी भी पढ़ोगे ना, किसी यूट्यूब पे आप देखोगे, ना किसी चैनल पे आप देखोगे, कहीं पे भी इतने डिटेल में डिस्कशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? अगर यूपी की बात होती, बिहार की बात होती, बंगाल की बात होती, मध्य प्रदेश की बात होती, तो यूट्यूब पे सीधा सीधा बिजनेस किसका है? व्यूज का बिजनेस है। जहां पे ज्यादा व्यूज आएंगे वो टॉपिक पे आपको बहुत तेजी से वीडियो देखने को मिलेगा। मणिपुर तक व्यूज नहीं आते। मणिपुर क्योंकि मुख्य धारा में हम कभी लेके नहीं आए। आज भी आप देखोगे कि चाहे हम DU की बात करें या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पे दिल्ली में स्पेशली जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो किन किन शब्दों से जो नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं उनसे उनको हम पुकारते हैं, जो कि एकदम गलत है। वो भी भारतीय हैं, जितने हम भारतीय हैं उतने ही भारतीय वो लोग भी हैं। तो इसमें ये और वो लोग होने चाहिए। हम सब क्या है? भाई भाई हैं, है ना? हाँ, यही तो माना जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन ये कह रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मणिपुर के लोग भी वी द पीपल ऑफ इंडिया और हम लोग भी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं। तो हम लोगों को भी सबसे पहले समझना होगा और इतिहास की और राजनीति की इन गलतियों को समझना होगा कि हमसे सब चीजें हमेशा से छुपाई गई हैं। ये हम युवा पीढ़ी की अब जिम्मेदारी और हमसे आने आगे वाली जेन जी की जिम्मेदारी है कि क्या करें, हम इतिहास के इन पहलुओं को छुएं ताकि हमें सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो मणिपुर की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस चीज से हमें यह भी पता लगता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो आज की इस कहानी के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि वर्तमान की जो समस्या है उनका समाधान या उनको अच्छा समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बिना हिस्ट्री में पहुंचे हम उन समाधानों तक, हम उन सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये था मणिपुर का एक पूरा विश्लेषण करके मैंने आपको बताया। हो सकता है कुछ तथ्य मुझसे छूट गए हों, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यूपीएससी दृष्टिकोण से और एक जागरूक को नागरिक जागरूक बनाने के लिए, एक नागरिक को जागरूक बनाने के लिए जिन जिन तथ्यों की आवश्यकता थी वो सारे तथ्य मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मिलेंगे ऐसे एक नए सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सेशन करें और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि क्या आपको ये सारा इतिहास पता था या नहीं पता था, और ये स्टोरी पढ़ने के सुनने के बाद, समझने के बाद आपको कैसा लगा और किस तरीके से आप इसका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो या किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन सोचते हो। आप मुझे जरूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।